Good morning, all. We will be starting in a couple of minutes. Thank you for joining us. Today, we have an exciting session ahead of us where we'll be discussing uh, the best practices for safety of children in a childcare institution. We have Pranshu and Manita joining us, who have a very good experience of working with children in institutional care with childcare institutions. Manita manages childcare institutions in Mumbai, whereas Pranshu works in Madhya Pradesh, and they will be taking us through the presentation today. Okay, thank you everyone for joining. Pranshu and Manita, over to you. थैंक यू सो मच सत्यजीत। आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रांशु जॉर्ज है और मैं कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन मध्य प्रदेश के अंदर एज अ प्रोग्राम ऑफिसर अपना काम कर रहा हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम मनीता शर्मा है। मैं कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन महाराष्ट्र मुंबई लोकेशन के लिए एज अ प्रोग्राम ऑफिसर काम करती हूँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इस मास्टर क्लास की कि क्या ज़रूरत थी हमको ये टॉपिक लेने के लिए, चाइल्ड सेफ्टी के लिए लेने के लिए। तो मैं और मनीता ने बहुत सारे जो रिसर्च थे, बहुत सारे आर्टिकल्स थे वो पढ़े, क्योंकि एक चाइल्ड सेफ्टी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हम छोटे से रूप में नहीं लेके आ सकते थे। लेकिन बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत सारे चर्चा के बाद हमको ये लगा कि हमको इसको कहीं ना कहीं तो छोटा करना पड़ेगा और आप लोगों तक बताना पड़ेगा। तो पूरे चाइल्ड सेफ्टी को इसके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हैं और इसी 5 C's के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक बेस्ट वे कर सकते हैं। प्रांशु, शायद आपकी आवाज बीच में थोड़ा सा कट गया था, तो आप वापस अगर बोल दे तो अच्छा या होगा। आई एम सो सॉरी, या आई एम नो सो प्रॉब्लम। सॉरी। तो जो ये मास्टर क्लास है, ये हमने बहुत सी बार हम सोच रहे थे कि क्यों ज़रूरत हमको पड़ रही है, क्या मटेरियल हमको यूज़ करना चाहिए और क्या क्या कंटेन आना चाहिए। सो मैं और मनीता जब इस पे डिस्कस कर रहे थे तो जस्ट हमको बहुत बड़ा एक वाइडर हमको दिखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमको करनी चाहिए थी। लेकिन बहुत सारी स्टडीज करने के बाद हमने ये सोचा कि हम पूरी चाइल्ड सेफ्टी को कोशिश करें कि कुछ 5 C's है जो कि हम इस वेबिनार के अंदर लेना चाहेंगे। उसके अंदर हम इसको लेंगे कि कैसे हम इस 5 C's के माध्यम से एक चाइल्ड सेफ्टी एनवायरनमेंट हमारे सीसीआई के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और जो भी लॉज और एक्ट हमने यहाँ पे रेफर किया है वो जेजे एक्ट 2015 और मॉडल रूल 2016 से लिया गया है। तो पहला हमारा प्रश्न ये है कि क्यों हमको जरूरत पड़ी है, हम कैसे अपने आप को ये साबित करें कि हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सीसीआई से मेरा ये अभिप्राय है, चिल्ड्रंस होम्स, बाल गृह और बालिका गृह। हम यहाँ पर शेल्टर होम की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन होम की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो वेबिनार और ये जो कंटेंट है, हमने चाइल्ड चिल्ड्रन होम को लेकर, बाल गृह और बालिका गृह को लेकर डिजाइन करा है। सो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर हमको डिस्कस करना चाहिए कि, और क्या इंडिकेटर्स है जिसको हमको समझना चाहिए कि ये चीजें हैं तो हमारी संस्था क्या है, चाइल्ड सेफ्टी है, चाइल्ड सेफ्टी के अंदर आती है। तो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर जब चाइल्ड लाइन से बच्चे को लेके आया जाता है, सीडब्ल्यूसी सीसीआई के हैंड ओवर करती है, तो पूरा कार्यभार अब सीसीआई के ही ऊपर आता है और सीसीआई को ये लगता है पूरी जिम्मेदारी मेरी है इसके अंदर। तो अब क्या करा जा सकता है, वो
कैसे उस बच्चे को सेफ रखे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट उसको रोल अदा करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो सीसीआई क्या होता है कि वो बहुत सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। तो पहला इसके अंदर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि एक संस्था, क्या हम चाइल्ड सेफ्टी को इस नजरिए से देखते हैं कि हम उसको एक लॉकअप की तरह या फिर एक जेल की तरह हम उसको देखें कि इसके अंदर कोई बच्चा बिना परमिशन के आ नहीं सकता, बिना परमिशन के जा नहीं सकता, कोई विजिटर नहीं आ सकता है, और उसको ऐसा फील हो कि वो एक जेल के अंदर है? क्या ये चाइल्ड सेफ्टी का हमारे पैरामीटर्स है? या फिर हम चाइल्ड सेफ्टी के लिए बच्चों को इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज करने को नहीं देते? कारण अगर हम उनको ये चीज देंगे तो शायद वो गलत चीजें यूज कर सकते हैं, शायद पोर्नोग्राफी या ऐसे अलग अलग साइट्स में जाएंगे, और फिर वो बात संस्था के ऊपर आएगी। या हो सकता है हम हमारे बच्चों को वोकेशन ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, आफ्टर केयर केसेस के लिए हम बाहर नहीं भेजते, ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए हम ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन से हम अपने आप को बांधे रखते हैं। तो क्या हम ये समझें कि ये चाइल्ड सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं कि ये चाइल्ड सेफ्टी होती है? मनीता, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, सही कहा प्रांशु आपने। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। तो अब एग्जैक्टली चाइल्ड, या राइट, तो एग्जैक्टली चाइल्ड सेफ्टी है क्या, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम एक वेबिनार पे हैं और हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में मैसेज पर प्लीज पॉइंट दें कि चाइल्ड सेफ्टी से आप क्या समझते हैं, ताकि आप और हम एक प्लेटफॉर्म पे आकर समझने की कोशिश करें कि क्या है चाइल्ड सेफ्टी। आप अपने क्वेश्चंस हो, आपके व्यूज हो, आपके ओपिनियन हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाइल्ड सेफ्टी जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, क्या बोलता है। Child safety is a concern area with limiting children exposure to hazard and reducing children's risk of harm. ये जो सेंटेंस है ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइल्ड सेफ्टी जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चाइल्ड को ऐसे हैजार्डियस कंडीशन पे एक्सपोज होने से लिमिट करता है, एक दायरा बनाता है और रिस्क से रिड्यूस करता है, और ऐसे घटनाएं होने से, ऐसे अब्यूज, माल ट्रीटमेंट होने से रोकता है या कहीं ना कहीं उस पे एक दायरा डालने में मदद करता है। और चाइल्ड सेफ्टी रिक्वायर्स अ मल्टीफेसेट्स अप्रोच इंक्लूडिंग एजुकेटिंग एडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये अप्रोच एक तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके के अप्रोच, अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स, अलग अलग तरीके के डायनामिज्म हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और वही इस्तेमाल करते हुए हम हमारे एडल्ट को भी और चिल्ड्रन को भी एडुकेट करना है हमको, जो क्लोजली कनेक्टेड है और जो सेफ एनवायरनमेंट को डिजाइन करने में हमको मदद करेंगे। और ये जो सेफ एनवायरनमेंट एक बार डिजाइन होगा तो वो एनवायरनमेंट पे हम फिर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी जो जेजे एक्ट 2015 सेक्शन 3 फोर्थ क्लॉज बताता है कि ऑल मेजर्स शैल बी टेकन टू एंश्योर दैट चाइल्ड इज इन सेफ एंड is not subjected to any harm, abuse or maltreatment while in contact with care and protection system and thereafter. तो ये एश्योरिटी देता है, ये जो लाइन है, ये जो एक्ट का जो सेक्शन है, ये एश्योरिटी देता है कि बच्चों को कोई भी फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल हार्म नहीं पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाना है, और ऐसे तरीके के हार्म्स, अब्यूज, माल ट्रीटमेंट से
बच्चों को सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में और उसके बाद भी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी स्टार्टिंग के अंदर कि हम 5 C's को लेकर बात करेंगे और जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे आप और मैं समझने की कि कैसे हम एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट और एक चाइल्ड सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 C's हमने लिए हैं जिसमें हम इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो CPP कहलाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक CPP होता है जिसमें वो अपने लोकल लैंग्वेज में लिखता है और उसको साइन करने होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, चिल्ड्रन कमेटी। हर संस्था के पास चिल्ड्रन कमेटी होती है, लेकिन क्या वो एक्टिव है या वो ऑन पेपर काम कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। थर्ड जो पॉइंट हमारा थर्ड कहता है वो है कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्स। ये भी हर CCIs के अंदर होता है, लेकिन ये कितना एक्टिव है और कैसे हम इसको एक्टिव बना सकते हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। 4C हमारा कहता है कोड ऑफ कंडक्ट। इसके तहत एक बच्चे का और एक स्टाफ का क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज दैट कि चाइल्ड फ्रेंडली हम एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चा ये समझे कि ये हमारा घर है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला C जो फर्स्ट C है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि और ये कमिटमेंट दिलाता है, बताता है कि चिल्ड्रंस के सारे जो भी प्रोटेक्शन राइट्स है उसको सेफगार्ड करें, चिल्ड्रन को सेफगार्ड करें हर तरीके के हार्म से और हर तरीके के रिस्क से, और एक सेफ एनवायरनमेंट, एक सेफ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिसके लिए एक दूसरे के साथ का जो स्टाफ और जो बच्चे के साथ का जो CCI सेटअप में जो भी लोग बच्चे के साथ कनेक्टेड है उनके साथ का जो रिलेशन है वो रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में मदद करें और चाइल्ड को प्रोटेक्ट करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आगे जाके ये एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं इनसे गो थ्रू करवाना चाहूंगी आप लोगों का। स्कोप ऑफ पॉलिसी, तो ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है ये किसको अप्लाई करता है और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी कितने आवर तक फंक्शनिंग होता है, ये दो क्वेश्चंस है। CCI में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी सभी के ऊपर लागू होता है जो चाइल्ड के साथ जुड़े हैं, चाइल्ड के साथ जुड़े हुए ड्यूटी बेयरर्स, और CCI में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी 24 घंटे तक लागू होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जिसके थ्रू हम हमारे जो स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, और ये जो रिक्रूट करने का तरीका है, ये रिक्रूट करने के तरीके में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन होना, प्रॉपर स्क्रीनिंग होना वो कैंडिडेट का, क्या वो सूटेबल है क्या स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, और दूसरी बात ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और बैकग्राउंड चेकअप के लिए 3 रेफरेंसेस का क्रॉस चेक करना, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो फ्रेशर्स के लिए या फिर पास्ट एक्सपीरियंस से हो नए जॉब ढूंढ रहे जॉब सेकर्स के लिए। और तीसरा जो एलिमेंट है ये बताता है कि क्या CCI में रहने वाले सारे जो स्टाफ है या CCI ज्वाइन करने वाले सारे जो स्टाफ है चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन को समझते हैं, और क्या ये पॉलिसीज से अवेयर है। और चौथा है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो CCI का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कैसा दिखता है, और कितना इफेक्टिव तरीके से हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में रह के निभाते हैं। और विजिटर्स और वॉलंटियर्स के लिए क्या अलग से पॉलिसीज है, क्या
क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है ये पॉलिसीज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हुए और एलिमेंट्स देखते हैं। पहला है बिहेवियरल प्रोटोकॉल। तो कहीं पर सीसीआई में कहीं पर रिटन गाइडलाइन है जो डिटेल में बताता है कि क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, और ऐसे कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए जो या होते हैं जो बच्चा और स्टाफ के बीच का रिलेशनशिप बिहेवियर को दर्शाता है, और बच्चे और बच्चे के बीच का रिलेशनशिप को दर्शाता है, बिहेवियर को दर्शाता है। ऐसे पॉलिसीज होने चाहिए। कम्युनिकेशन गाइडलाइंस होने चाहिए जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाले जो इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको मेंटेन करना होता है, मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इवन मेंटेनिंग द अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजों के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है क्या, या फिर विजिटर्स के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को पिक्चर्स लेना नहीं है, बच्चों का क्लोजअप पिक्चर्स नहीं लेना है, सोशल मीडिया पे या हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे हम बच्चों के फोटोज वगैरह शेयर नहीं कर सकते। ऐसे तरीके के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो क्रिटिकल गाइडलाइंस है, क्या वो हमारे सीपीपी में इंक्लूडेड है। रिपोर्टिंग एंड रिएक्शन प्रोटोकॉल्स। तो अगर कुछ ऐसे परिस्थिति या स्थिति घट के आती है तो क्या स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग प्रोसीडियर है, क्या वो रिपोर्टिंग प्रोसीडियर ट्रांसपेरेंट है, फॉलो कैसे किया जाता है वो रिपोर्टिंग प्रोसीडियर को, और इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन इमीडिएटली बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को देखते हुए कैसे लिया जाता है, ये भी पॉलिसी दर्शाता है। और लास्ट है कंसिक्वेंसेस ऑफ मिस्ड कंडक्ट। अगर कोई भी ऐसे घटनाएं या परिस्थिति दिख रही है तो इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, एक लिमिटेड आवर फ्रेम को मेंटेन करते हुए इसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, ये फॉलो किया जाता है कि नहीं, ये सब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बताता है, जो कि हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में हमको ध्यान रखने वाले कुछ 5 पहलू है। ये पहलू है अवेलेबिलिटी फॉर रेडी रेफरेंसेस। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हमेशा रेफरेंस के लिए रेडीली अवेलेबल होना चाहिए सीसीआई में। पीरियडिकली इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीसीआई सेटअप अलग अलग जगह का सीसीआई सेटअप का पैटर्न अलग अलग है। कोई खाली बालिका गृह है, कोई खाली बालक गृह है, और कोई को-एडेड होम है। तो ये जो पॉलिसी है इसको थोड़ा डायनामिक रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब जब जरूरत पड़े इस पे नए पॉइंट्स को, नए पॉलिसीज को इंक्लूड किया जा सके, नए एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जा सके। और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज है सीसीआई में, सारे स्टाफ को साइन करना है, उसको अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है, फिर उसको सिग्नेचर करना है, और विजिटर्स और डोनर्स के लिए भी ये लागू होता है। एंड देन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लोकल लैंग्वेज में, जो स्टाफ वो लैंग्वेज को समझते हैं, जो विजिटर्स, जो डोनर्स वो लैंग्वेज को समझते हैं, ऐसे सरल भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज के कुछ मुद्दे हैं जो डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है सीसीआई प्रीमाइसेस के अंदर, जो गैलरीज के अंदर, जैसे कि बोलिंग पॉलिसीज है, सेफ्टी पॉलिसीज है, अब्यूज हैरेसमेंट्स के पॉलिसीज है, हेल्पलाइन नंबर्स के पॉलिसीज है, और जो मैनेजमेंट कमेटी का जो मैक्रो टू माइक्रो लेवल जो चार्ट है, ऐसी चीजें प्रॉपरली डिस्प्लेड और वेल डिस्प्लेड होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। रूल 26 ये कहता है कि जो पर्सन को हम सीसीआई में रिक्रूट करते हैं वो पर्सन को ने कोई ऑफेंस किया हुआ नहीं होना चाहिए, और इमोरल एक्ट के तहत वो कनेक्टेड हुआ पर्सन नहीं होना चाहिए, या फिर वो पर्सन कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि वो जो स्टाफ जिसको हम रिक्रूट करते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है।
और 61 से लेके 65 तक का जो जे मॉडल रूल ये कहता है कि हर पर्सन जो हर ड्यूटी बियरर्स जो सीसीआई में है उनके जो दायरे है उसको एक्सप्लेन करता है 61 से लेके 65 तक, जो हमको मदद कर सकता है हर पर्सन जो है सीसीआई में उनके जेडीज जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। और ये जो आर्टिकल 89 रूल 89 है ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पीरियोडिकली सीसीआई के स्टाफ के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहिए, ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग्स के प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता हो और सीसीआई को पार्टिसिपेट करना होता है उसमें। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स नहीं कंडक्ट कर रहा है तो हम भी सीसीआई में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो कि लॉज, गाइडलाइंस और राइट्स और प्रोटेक्शंस, चाइल्ड प्रोटेक्शन को दर्शाता हो, ऐसे ट्रेनिंग्स हम कंडक्ट कर सकते हैं हमारे स्टाफ्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू सो मच मनीता, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर कवर होते हैं। काफी अच्छे से आपने समझाने की कोशिश करी है। तो सेकंड सी पे हम आने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड सी है वो है चिल्ड्रन कमेटी। चिल्ड्रन कमेटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी संस्था के लिए। अगर इसको हमने स्ट्रेंथन नहीं करा तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हम पड़ सकते हैं। चिल्ड्रन कमेटी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है चिल्ड्रन कमेटी। तो चिल्ड्रन कमेटी जस्ट एक बॉडी है चिल्ड्रन की, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वहाँ पर वो बच्चे इलेक्शन के थ्रू या सिलेक्शन के थ्रू बच्चे को चयन किया जाता है, ताकि वहाँ पर बच्चों को एम्पावर किया जा सके, बच्चों को स्ट्रेंथन किया जा सके और उन बच्चों की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए वो उनको सौंपी जा सके स्टाफ के साथ, ताकि वो ये चीज फील कर सके कि ये हमारा घर है और इस घर में हमारे भी कुछ दायित्व है, कुछ हमको भी करना है। तो वो समझ कर वो बच्चे आगे बढ़ सके। तो द सिंपल वे कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये है चिल्ड्रन कमेटी। नेक्स्ट स्लाइड। तो चिल्ड्रन कमेटी जैसे मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें आगे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। ये जो सेकंड नंबर स्लाइड है, अगर आपको और डीपली चिल्ड्रन कमेटी के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक लाइव पर आप जाके देख सकते हैं कि पूरा एक क्योंकि चिल्ड्रन कमेटी बहुत बड़ा है तो एक पूरा एक सेशन डिजाइन किया था, एक वेबिनार करा था चिल्ड्रन कमेटी स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर। और नीचे लिंक में भी आपको सॉरी चैट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको डीपली जानना है कि कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं चिल्ड्रन कमेटी, क्या फायदे हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो चैट बॉक्स में आपके पास लिंक है, प्लीज आप उसको रेफर करें और उसको आगे हम कर सकते हैं। तो जस्ट मैं गो थ्रू इन स्लाइड से आपको कराना चाहूंगा कि कैसे हम चिल्ड्रन कमेटी को फॉर्म करना है। सबसे पहले हमको बच्चों को ओरिएंट करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्यों चिल्ड्रन कमेटी इंपॉर्टेंट है। बच्चे जानते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये चीज पता होती है कि महीने में एक बार हमारी मीटिंग होती है, पेपर वर्क होता है, दैट्स इट, खत्म। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग उनको नहीं पता है और ना ही हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आपकी चिल्ड्रन कमेटी को स्ट्रेंथन करा, अगर आपने अपनी रोल बच्चों की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां उनके साथ शेयर करी, आपके 60 से 75% जो इश्यूज है वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज ये आप इंश्योर करें, बच्चों को बताएं कि चिल्ड्रन कमेटी क्यों इम्पोर्टेंट है, पूरा अच्छे से उनको डिस्क्राइब करें। सेकंड, जब भी आप चिल्ड्रन कमेटी फॉर्म करते हैं तो एक टाइमलाइन हमको डिसाइड करनी पड़ेगी कि कब हम वोटिंग कर सकते हैं, कब हमको रिजल्ट डिक्लेयर होगा, किस किस पोजीशन के लिए है, ये सारी चीजें हमको उनको बतानी होगी। थर्ड जो पॉइंट ये कहता है कि बच्चा खुद से या दूसरे बच्चे भी उस बच्चे को जो भी संस्था में पोजीशंस होती है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो कल्चरल मिनिस्टर हो, उसके लिए वो बच्चा खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है और दूसरे बच्चे भी इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर अगर बच्चा आपकी संस्था में छोटे हैं, 6 से 10 साल तक के बच्चे हैं, तो प्लीज मैं आपको रेफर करूंगा कि आप सिलेक्शन प्रोसीजर पे जाए, ना कि वोटिंग पर जाए।
एंड फोर्थ वन पॉइंट ये कहता है कि बच्चों को आप उसके बारे में ओरिएंट करें, बताएं कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। हेल्थ के मुद्दे पे जो हेल्थ मिनिस्टर जो बन रहा है वो अपनी बात रखेगा कि मैं अगर मिनिस्टर बनता हूँ तो हेल्थ के ये पॉइंट है जिसपे मैं आपका ध्यान रखूंगा। एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस बात को वहां रखे। ऐसा हमको डेवलप करना पड़ेगा सिनेरियो कि बच्चा अपनी बात रख सके कि अगर एजुकेशन के अंदर अगर बच्चे टाइमली स्कूल नहीं जा रहे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बच्चे क्लास में प्रॉपर नहीं बैठ रहे तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। तो ऐसे आपको एटमोस्फेयर बनाना पड़ेगा चिल्ड्रन कमेटी के लिए, ताकि बच्चे जो हैं इसको लेकर आगे बढ़ सके। देन लास्ट सेकंड पॉइंट ये कहता है, सेकंड लास्ट पॉइंट, कि हमको एक वोटिंग सिस्टम बड़े बच्चों के साथ करना पड़ेगा। एक बॉक्स लेकर पेपर पे अंदर हम लिख कर कि ये एजुकेशन मिनिस्टर के लिए दूसरे बच्चे वोटिंग डालते हैं, और हमको वो वोटिंग सिस्टम करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में जो सुपरिटेंडेंट या फिर जो भी पर्सन इंचार्ज वहां पर है वो उन बच्चों के सामने रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि कैसे कौन किस पोजीशन के लिए आया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हम देखते हैं कि चिल्ड्रन कमेटी के मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे मेन मेंबर जो चिल्ड्रन कमेटी का होता है वो है प्रेसिडेंट। इसी के सानिध्य के अंदर, इसी के अंदर ये पूरी मीटिंग कंडक्ट की जाती है, पूरी मीटिंग ली जाती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है चिल्ड्रन कमेटी के अंदर। तो जो भी मेच्योर बच्चा हो, आप जिसको ये समझते हैं कि ये बहुत अंडरस्टेबल है, ये मुद्दों को समझ सकता है, तो आप उसी को प्रेसिडेंट के लिए चयन करें या फिर उसको इलेक्टेड करें आप। सेकंड, जो सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरी पर्सन जो भी चिल्ड्रन कमेटी की मीटिंग्स होती है उसको वो ऑन डॉक्यूमेंट्स लिखता है, जो कि बाद में हमारे फर्दर प्रोसेस के अंदर काम आ सकती है। थर्ड पॉइंट जो मेन है वो है ट्रेजरर। ट्रेजरर जो पर्सन है वो ऐसा है कि अगर आपको स्टेशनरी की जरूरत लगी है चिल्ड्रन कमेटी को कंडक्ट करने के लिए, या दूसरे और मटेरियल की जरूरत लगी है, तो वो सीसीआई सुपरिटेंडेंट या पर्सनल इंचार्ज के पास जाके बोल सकता है कि मेरे को इन इन चीजों की जरूरत है, कृपया करके मुझे दे। तो ये सारी जितने भी अरेंजमेंट है वो ट्रेजरर यहाँ पर करता है। और भी ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स आप रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा है एजुकेशन मिनिस्टर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप चिल्ड्रन कमेटी को स्ट्रेंथन करते हैं तो आपके 60 से 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका बच्चा क्लास में प्रॉपर नहीं बैठ पा रहा है, अगर आपका बच्चा प्रॉपर होमवर्क नहीं कर पा रहा है, प्लीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एजुकेशन मिनिस्टर को दीजिए, उसको ये सौंपिए काम, और देखिए वो बच्चा कैसे इसको अच्छी तरीके से करता है। बस आपको जरूरत है बच्चे को मोटिवेट करने की, बच्चे को गाइड करने की कि कैसे आपको इसके ऊपर काम करना है। सेकंड यही, अगर डिसिप्लिन मिनिस्टर है आपके संस्था के अंदर, डिसिप्लिन इशू है, बहुत सी बार बच्चे टाइम पे नहीं उठते हैं या टाइम पे काम नहीं हो पाता है, तो प्लीज अपने डिसिप्लिन मिनिस्टर को गाइड करे, ओरिएंट करे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बच्चे खुद से इनिशिएटिव लेके ये काम करेंगे। एक बार आप ट्रस्ट करके बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। आपको बार बार उनको मोटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे हैं, आपको उनको गाइड करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो प्लीज इस बात को आप समझे और बिल्कुल ना घबराए। चिल्ड्रन कमेटी सीसीआई के बेटरमेंट के लिए है, ना कि आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए। बहुत सी संस्थाओं को लगता है कि अगर ये कमेटी स्ट्रांग होगी तो हमारे ऊपर एलिगेशन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बार ट्रस्ट करके प्लीज इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालिए और देखिए कि कैसे ये एक चाइल्ड सेफ्टी एनवायरनमेंट, एक चाइल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाने में आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो चिल्ड्रन कमेटी फॉर्म करने के क्या क्या आउटकम्स है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एक सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन वहां पर हमको देखने को मिलती है। मतलब बच्चों को वहां पर अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात बोलने का हक है। तो बच्चा वहां पर अगर कोई सी भी प्रॉब्लम उसको डील होती है, चाहे वो अब्यूजिंग का केस हो, चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम का केस हो, तो बच्चे को पता है कि मुझे इस कमेटी में मैं बात रखूंगा और ये बात मैं रखता हूँ तो इस पर तुरंत मेरे ऊपर काम होगा और मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। तो एक चाइल्ड सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाने में बच्चों को ये मोटिवेट करता है कि अपने जितने भी मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे। जितने भी अब्यूजेस केसेस हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि वो लिख नहीं पाते हैं,
तो वो यहाँ पर कह सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, तो वो भी काफी हद तक हमारी हेल्प करेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक पॉजिटिव डिसिप्लिन बनाने में हमारी ये हेल्प करेगा, एक हमारी संस्था को बेटर वे में बनाने में, एक चाइल्ड सेफ बनाने में ये जो चिल्ड्रन कमेटी है वो हमारी हेल्प कर सकती है। फोर्थ बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चों के अंदर एक भावना आती है डेवलपमेंट की, क्योंकि बच्चों को बोलने का वहां पर आपने अधिकार दिया है, अपनी बात कहने का अधिकार दिया है, और वहां पर बच्चों के कुछ लीडर्स बने हैं, तो उनको एक लीडरशिप की स्किल डेवलप करने को मिलती है, कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप करने को। ऐसे बहुत सारे जो सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं, जो हम लाइफ स्किल्स के अंदर लेते हैं, वो चिल्ड्रन कमेटी में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे, अगर टाइमली आप उस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और प्रॉपर वे के अंदर करते हैं। प्लीज इस चिल्ड्रन कमेटी को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। प्लीज, एक हर महीने का काम है और रिपोर्टिंग करनी है ऑन पेपर, ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक आप में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी कि हमारे पास हमारे बच्चे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं, सर क्या करें, तो ये हमेशा बने रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेंथन करते हैं तो यही बच्चे मिलकर आपकी प्रॉब्लम जो बच्चों से रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो चिल्ड्रन कमेटी का कॉन्सेप्ट है वो हमने जेजे एक्ट के सेक्शन 53 के अंदर से लिया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हर संस्था के अंदर, हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो भी बच्चे 6 साल से बड़े हैं उनकी एक चिल्ड्रन कमेटी बनना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और वो बच्चों की सेफ्टी के ऊपर और वेलबींग के ऊपर काम करेगी। रूल 40 है जो इस बात को दर्शाता है कि जो चिल्ड्रन कमेटी बनाई जा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन इंचार्ज को हो सकती है, सुपरिटेंडेंट को हो सकती है, या संस्था का कोई भी मेंबर जो इस संस्था का एम्प्लॉय है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर महीने इफेक्टिव वे के अंदर चिल्ड्रन कमेटी को मीटिंग कंडक्ट करे, चिल्ड्रन कमेटी का फॉर्मेशन करे। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी कि 3 तरीके की हमको चिल्ड्रन कमेटी यहाँ पर बनानी है। 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं इसमें मैं आपको रेफर करूंगा कि प्लीज आप सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वही यूज करें। यहाँ पर आप वोटिंग प्रोसेस यूज ना करें। जो मिडिल के बच्चे हैं 11 से 15 एंड जो 16 टू 18 के बच्चे हैं उनके लिए आप वोटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। मनीता, यू आर ऑन म्यूट। थैंक यू प्रांशु। चिल्ड्रंस कमेटी को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे शेयर किया। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कंप्लेंट एंड सजेशन बॉक्स C3। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, कंप्लेंट और सजेशन बॉक्स ये एक ग्रीवियंसेस रीड्रेशल मैकेनिज्म के अंडर आता है जेजे मॉडल रूल में, और इसको 2 भाग में विभाजित किया है, कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स। तो पहले कंप्लेंट बॉक्स का देखते हैं। कंप्लेंट बॉक्स जो है रूल 60 ऑफ मॉडल रूल्स जो क्लॉज 1 इसके बारे में बताता है कि कंप्लेंट बॉक्स टू बी मेड अवेलेबल। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कंप्लेंट बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए एक प्रोमिनेंट प्लेस पे, एक सही जगह पे, और वो बच्चों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। क्लॉज 3 और 4 ये बताता है कि ये कंप्लेंट बॉक्स फंक्शनिंग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए ये बॉक्स, और ये बॉक्स को महीने में एक बार DCPU यूनिट के जो ऑफिसर्स विजिट करेंगे उनके सामने खोला जाएगा, और जो कंप्लेंट्स उसके अंदर आए रहेंगे वो कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ साथ जो वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का चिल्ड्रंस कमेटी है, अभी फिर से यहाँ पे भी चिल्ड्रंस कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चिल्ड्रंस कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा और चिल्ड्रंस कमेटी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये कंप्लेंट को आगे लेके जाएंगे और इसका एक्शन पॉइंट तय किया जाएगा। और क्लॉज 5 और 6 ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई कंप्लेंट जो कि बहुत सेंसिटिव और बहुत ही घातक कंप्लेंट है, तो वो कंप्लेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे,
और जो बोर्ड और द कमिटी में कंसिडर ट्रांसफरिंग द चिल्ड्रन टू अनदर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अगर वो बच्चे को वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से कोई और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करना है तो वो बच्चे को तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा 24 घंटे के अंदर, और या तो फिट पर्सन के हाथ में हैंड ओवर किया जाएगा वो बच्चे को। और सजेशन बॉक्स या सजेशन बुक जो रूल 39 ऑफ मॉडल रूल इसके बारे में बताता है। क्लॉज नंबर 5, मैनर इन विच सजेशन बुक टू बी मेंटेन। तो कैसे मेंटेन करना है सजेशन बुक या सजेशन बॉक्स को? ये ऐसा प्लेस पे होना चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए बच्चों के लिए, क्लोजर टू देयर रेसिडेंस एरिया, डॉर्मेटरी के आसपास पे होने चाहिए ये सजेशन बॉक्स, ना कि पावर इंचार्ज या पर्सन इंचार्ज के ऑफिस पे। और सजेशन बॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये सजेशन बॉक्स को एक्टिव रखने की, और किस तरीके से एक्टिव रखा जा सकता है ये क्लॉज 6 बताता है। चेयरपर्सन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी सेल बी चेक्ड एवरी वीक। तो जो मैनेजिंग कमिटी के जो चेयरपर्सन है ये जो सजेशन बॉक्स है, चिल्ड्रन सजेशन बॉक्स को एवरी वीक चेक करेंगे, और फिर जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें भी मेंबर्स ऑफ चाइल्ड कमिटी, चिल्ड्रंस कमिटी के मेंबर्स को भी ये डिसीजन के अंतर्गत भागीदारी बना के ये सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और क्लॉज 11 ये बताता है चिल्ड्रन सजेशन बुक या सजेशन बॉक्स के बारे में कि कंप्लेंट एंड एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट कमिटी आर डुली रिकॉर्डेड। तो जो भी एक्शन लिया जाएगा ये कंप्लेंट के अगेंस्ट में या ये सजेशन के अगेंस्ट में, इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, और इसके साथ समय के हिसाब से कंटिन्यूअस फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। और ये फॉलोअप में जो कुछ भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन के जो कार्य किए जा रहे हैं, वो कार्य मंथली बेसिस पे चिल्ड्रंस कमिटी को भी कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। ये रूल ये बताता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि चिल्ड्रंस कमिटी का कितना बड़ा रोल है एक होम को चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेफ्टी के तरफ लेके जाने के लिए। और ये जो कंप्लेंट बॉक्स या सजेशन बॉक्स पे हमेशा सजेशंस या कंप्लेंट्स डायरेक्टली वो बॉक्स पे ड्रॉप होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कंप्लेंट या कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, वो कारणों को हमको ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी एड्रेस करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एड्रेस करने वाले कारण जो है वो सजेशन बॉक्स या कंप्लेंट बॉक्स में नहीं आएंगे, वो हमको बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा होम के अंदर, और वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बच्चों के बिहेवियर्स कैसे दिख रहे हैं। क्या बच्चा ज्यादा सो रहा है? अगर फिजिकल इंडिकेटर्स की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो क्या बच्चा ज्यादा सो रहा है, क्या बच्चा लंबा स्लीव्स पहन रहा है, क्या बच्चा एग्रेसिव है, क्या बच्चा वो सच्चाई को सामने करने से भाग रहा है क्या, या फिर जो घाव है, ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो घाव बच्चे के शरीर पे है, जो घाव आपको दिख रहा है, वो हमेशा खेलने की वजह से नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हर घाव खेल की वजह से नहीं मिलता बच्चे को, किसी के नुकसान पहुंचाने की वजह से भी मिल सकता है। सेक्सुअल जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं जेनिटल इंजरी, बाइट्स हो सकते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे, या फिर वो बच्चा अगर थोड़ा दिन लगाता है वो चीजों को शेयर करने में तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के भी सिम्टम्स दिख सकते हैं वो बच्चे में। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, बच्चा चलने में डिफिकल्ट महसूस कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट उसका सेक्सुअल बिहेवियर है, किसी के बारे में बात करना नहीं चाहता, उसके ऊपर बहुत हेट्रेट है उसको, और आइसोलेशन फील कर रहा है, एक्सट्रीम डर है उसको, फियर है, और कभी कोई टच भी कर रहा है तो वो टच से वो डर रहा है, और ईटिंग डिसऑर्डर है। तो ऐसी चीजों को तुरंत रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है।
इमोशनल इंडिकेटर्स में वो पर्सन के बारे में बात करने के लिए अवॉइड कर रहा है वो बच्चा, रन अवे टेंडेंसी है, ट्रस्टिंग इश्यूज है, झूठ बोल रहा है बच्चा, डर रहा है, अंधेरे में रख रहा है अपने आप को, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत पुअर है, और पेयर के साथ का जो रिलेशनशिप है वो भी खास नहीं है, वो दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है, डिमांडिंग या डिस्ट्रक्टिंग बिहेवियर है उसका। तो ऐसे घटक को भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ऐसे कारणों को भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, और इसकी रिपोर्टिंग तुरंत होनी चाहिए। और निग्लेक्ट, अगर निग्लेक्ट फेस किया हुआ बच्चा है वो, तो वो उसको कुछ इलनेस हो सकता है, प्रोन टू इलनेस, डेवलपमेंट डिले हो सकता है उसका, डर रहा है वो बच्चा, उसके बॉडी में स्वॉलन है या सिल्की लग रहा है बच्चा उसके अपीयरेंस में, उसका एपेटाइट जो है वो एबनॉर्मल है, या फिर वो कुछ चीजें चुरा लेता है, किसी से ना मांगते हुए ले लेता है, ऐसा है, या उसके बॉडी से थोड़ा डर्टी स्मेल आ रहा है, उसके अपीयरेंस में वो उतना टिप टॉप होके नहीं रहता, और उसके कुछ अनट्रीटेड मेडिकल कंडीशंस। तो ऐसी चीजों को भी तुरंत रिपोर्ट करके एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कंप्लेंट बॉक्स या सजेशन बॉक्स के अंदर में रिपोर्टिंग एक्शंस को देखते हैं। रिपोर्टिंग एक्शंस स्पेसिफिकली रूल 54 से लेके 60 में इंक्लूडेड है, और जो भी रिपोर्टिंग हो रहा है वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये रिपोर्ट कहाँ करेगा चाइल्ड, किसके साथ करेगा चाइल्ड, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी ट्रस्टेड एडल्ट को वो ये चीज शेयर कर सकता है, जिसके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करता है, जिसके साथ वो ट्रस्ट करता है, वैसे एडल्ट के साथ वो शेयर कर सकता है। पर्सन इन चार्ज को रिपोर्ट तुरंत होना बहुत जरूरी है सीसीआई के अंतर्गत। और चिल्ड्रंस कमिटी को ये लूप में रखना बहुत जरूरी है, क्या घटना घटी है, कैसी घटना है, और उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जा रहा है। और मैनेजमेंट कमिटी को भी ये जो घटना है इसमें लूप पे रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अलग अलग हेल्पलाइन की मदद लेते हुए, जो चिल्ड्रन एंड वीमेन वेलफेयर हेल्पलाइन भी हो सकते हैं, चाइल्ड लाइन सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन है, पुलिस हो सकते हैं, इनका भी मदद लेते हुए हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंप्लेंट एंड रिपोर्टिंग का जो तरीका है उसमें रिपोर्टिंग एंड एक्शन के लिए पर्सन इन चार्ज को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और पर्सन इन चार्ज को 24 घंटे के अंदर अपने मैनेजिंग बोर्ड को, DWCD यूनिट को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करना है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है। और जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज है उसकी एश्योरिटी होनी बहुत जरूरी है, प्रॉपरली इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है, बेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज में इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। Children must be provided with legal aid as well as counseling. तो बच्चों को लीगल एड का तुरंत मदद मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ बच्चों की जो बच्चों से हुई है 2 बच्चों की तुरंत काउंसलिंग होनी जरूरी है। और जो भी बच्चा है वो बच्चे को दूसरे CCI में ट्रांसफर करना है, क्योंकि इन दोनों बच्चों को अलग करना बहुत जरूरी है, अलग रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुरंत दूसरे CCI में या फिट पर्सन के हाथ में हैंडओवर करना बहुत जरूरी है। और 24 आवर्स के अंदर जो भी CCI के जो कॉम्पिटेंट कांटेक्ट पर्सन रहेंगे उनको लेते हुए FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है। और इंटीमेट द इमरजेंसी कांटेक्ट पर्सन, इनको वो जो घटना है क्या है कैसा है उसके बारे में इंटीमेशन देना बहुत जरूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, और चाहे वो मैनेजिंग कमेटी हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट है वो बच्चे को एकम्पनी करेंगे, अगर हम मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाना है उनको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस करना है तो। और ये याद रखिए कि अगर वो गर्ल है तो फीमेल स्टाफ ही उसको एकम्पनी करे, और अगर वो बॉय है तो मेल स्टाफ ही उसको एकम्पनी करे। और वो पर्सन चाइल्ड
ट्रस्ट करता हो ऐसा पर्सन CCI should ensure a competent person takes over the supervision and responsibility of filing FIR. ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया ये पॉइंट कि कॉम्पिटेंट पर्सन को चूज करना है CCI के तरफ से, जो कि ये केस को रेस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल कर सके और प्रॉपरली इसका FIR हो और ये जो FIR किया हुआ रिकॉर्ड हो वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, ना कि एक कागज का टुकड़ा बोल के कहीं पर भी रखा जाए। और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बच्चे की जो डिग्निटी है, व्हाट टू डिग्निटी है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और ये एश्योर करना बहुत जरूरी है पॉक्सो के अंतर्गत कि एडिक्वेट और नेसेसरी अरेंजमेंट मिले दोनों बच्चों को और वो ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट का अरेंजमेंट हो जहाँ पे ये बच्चे वो घटना को विस्तार से बता सके और उसका रिकॉर्ड अच्छी तरीके से हो सके। तो थैंक यू सो मच मनीता। इसी में मैं एक पॉइंट आगे लेके जाना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा मनीता कि हमको एक बहुत पावरफुल वर्ड है जिसको यूज करना बच्चों को आना चाहिए और वो वर्ड है नो। जितना जोर से आपका बच्चा नो बोल सकता है ना, उसको वो ट्रेनिंग दीजिए, उसको ओरिएंटेशन दीजिए, नो बोलिए। क्योंकि जब बच्चा जितनी जोर से नो बोलेगा ना तो सामने वाला पर्सन डर जाएगा और आसपास के जितने लोग हैं वो आपके पास आ सकते हैं हेल्प के लिए। तो कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए। ये तो अगर घट गया उसकी बात की स्थिति है, लेकिन प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए हमको कोमल की वीडियो हो गई और पॉक्सो का ट्रेनिंग हो गया, ऐसे छोटी छोटी ट्रेनिंग हमको हर बच्चे को 3 महीने में 2 महीने में ऐसे हमको देते रहने चाहिए। और सबसे मेन वर्ड जो नो है वो हर बच्चे को सिखाना चाहिए कि जब किसी के साथ कोई बड़ा गलत कर रहा हो या कोई बच्चा गलत कर रहा हो तो जोर से चिल्लाकर नो बोलो, ताकि वो जो सामने वाला पर्सन है वो थोड़ा सा घबराए और आसपास आपके पास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, CCI के आपके एम्प्लॉय हो, वो वहां पर उसके हेल्प करने के लिए पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच मनीता, आपने काफी अच्छे से पॉइंट इलोबरेट करिए। तो एक बार हम रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो 5 C's के बारे में समझा था, तो उसमें से अभी तक हमने 3 C's के ऊपर डिस्कशन करा है। पहला C था चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसके बारे में मनीता ने आपको बताया था कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने लेवल पर बनानी पड़ेगी। एक रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, डूज होंगे, डोंट्स होंगे, वो सारी चीजें आपको वहां पर बनानी पड़ेगी और बहुत सारे एलिमेंट्स मनीता ने वहां पर बताई भी थे। सेकंड जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट था वो था चिल्ड्रन कमिटी। तो चिल्ड्रन कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि बच्चे उसको बच्चे संस्था को अपना परिवार समझ के एक वी फीलिंग के साथ जुड़कर और आगे बेहतर वे में संस्था के लिए काम कर सके। सेकंड जो कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्स है जो अभी मनीता ने बताया है, उसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो हम अब चलते हैं 4th पॉइंट के ऊपर, 4th C के ऊपर, जो बताता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, ये हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक संस्था के अंदर, एक स्टाफ का या फिर एक बच्चे का विद इन अ प्रीमाइसेस ऑफ CCI, मतलब कैसे वो उनसे बात कर रहे हैं, क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग है, कैसे वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं। कई कई बच्चे दूसरे को अबे तुबे कर या तू करके कई बात तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती है। और ये आप खुद बना सकते हैं, ये कहीं पर ऐसे स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि यही कोड ऑफ कंडक्ट स्टाफ के होने चाहिए। आप खुद बैठे हैं अपने संस्था के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ और एक पेपर पेन लेके बनाएं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए और उसको डॉक्यूमेंट करें और सबको बताएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 66 भी कुछ पॉइंट्स बताता है। वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह नहीं जा सकता जहां पर बच्चों को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो। बार बार आप उसकी डॉर्मेट्रीज में जा रहे हैं, बार बार आप उसके बाथरूम में जा रहे हैं, बच्चे के पीछा कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए।
और रूल 66 इसके बारे में कहता है। और ये भी चीज बताता है कि कोई भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, कोई भी ऐसी गलत मैगजीन या कोई भी ऐसी बुक, कोई भी चीज संस्था के अंदर नहीं हो। बहुत स्ट्रिक्टली आपको कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई भी स्थिति पाई जाती है तो वो जीरो टॉलरेंसेबल है, और आप बिल्कुल भी इसको माफ नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, कि आपके अगर संस्था में कोई एम्प्लॉय है, अगर वो गुटखा खा रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो प्लीज आपको तुरंत उधर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपको देख के सीखते हैं। अगर आप छुपके भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी अगर खा रहे हैं या पी रहे हैं तो बच्चा देखेगा, और बच्चे की ये आइडियोलॉजी बन जाएगी कि ये भी तो कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको बच्चे को वो एटमोसफेयर देना है जिसमें बच्चा एक हेल्दी रहे, सिक्योर रहे, तो प्लीज सबसे पहले हमको काम करने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई चीज है तो प्लीज प्लीज उसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और अगर ऐसा भी कोई गलत लैंग्वेज यूज करता है कोई किसी बच्चे के ऊपर, किसी बच्चे को टीसिंग करके बोलता है, ओए इधर आ हीरो इधर आ, है ना, ऐसे बहुत सारी बार हम बोल देते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो प्लीज उसको आपको नहीं करना है, या कोई भी वल्गर शब्द आपको यूज नहीं करना है। ये रूल नंबर 66 हमको बताता है। देन रूल नंबर 69 का M&N भी हमको बारे में बताता है कि हम कैसे इसको और काम कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंप्लेन हमको मिलती है तो बच्चा फिर वही चीज चिल्ड्रन कमेटी में या पर्सन इंचार्ज को अपनी बात बता सकता है। आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट के अंदर जेजे एक्ट में चिल्ड्रन कमेटी के हर एक पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है। तो कितनी इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रन कमेटी, ये हमको समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो चिल्ड्रन कमेटी, या जैसे मनीता ने बताया था, कोई भी ऐसा ट्रस्टेबल पर्सन है उसके पास जाके वो अपनी बात रख सकता है। तो जैसे ही ये बात सामने आती है तो पर्सन इंचार्ज चिल्ड्रन कमेटी के साथ डिस्कस करके ये डिसीजन लेगी, अगर बच्चे ने गुटखा, तंबाकू या वट जो भी चीज यूज करी है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। फॉर्मल वे के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कैसे हम कर सकते हैं। वो पर्सन इंचार्ज सीसीआई का स्टाफ चिल्ड्रन कमेटी में बैठेगा और इसके ऊपर वहीं के वहीं निर्णय लेगा। थर्ड पॉइंट, उसको हमको काउंसलिंग की जरूरत है। बच्चे को हमको काउंसलिंग देनी चाहिए एक बेस्ट वे के अंदर, ताकि बच्चे उसके कॉन्सिक्वेंस को समझे कि बीड़ी, तंबाकू, गुटखा या ऐसी गलत चीज करने के क्या नुकसान है, वो हमको बताने पड़ेंगे वहां पर। देन अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप कोई भी बच्चे को मार नहीं सकते। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी बच्चे को मार कर, धमका कर आप ये बोल रहे हैं गुटखा नहीं खाना है और गाली नहीं बकनी है, या आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। ये कोई तरीका नहीं है। तो तरीका क्या है कि हम बच्चे को एक फॉर्मल वार्निंग दे सकते हैं, समझाइश दे सकते हैं बच्चे को। दूसरा, हम बच्चे को कोई ना कोई असाइनमेंट दे सकते हैं कि आपने ये गलती करी है, जैसे गुटखा खाना गलत है या फिर गाली बोलना गलत है, तो उसको आप 50 बार 100 बार लिखिए। ऐसे आप उसको इंगेज कर सकते हैं। या फिर आप उसको कोई संस्था में कोई काम है उसके साथ आप इंगेज कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप बच्चों को कोई गिफ्ट दे रहे हैं संस्था में, जैसे फेस्टिवल ड्रेस मिलती है, शूज मिलते हैं, पेंसिल मिलती है। तो अगर कुछ ऐसे सिनेरियो में आपको अगर बच्चे मिल रहे हैं तो बच्चे को देना है, जो बच्चा गलती करी है उसको देना है, लेकिन आप रुक करके वो चीज बच्चे को दो, ताकि बच्चे को रियलाइज हो कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी, और इसके लिए मेरे स्टाफ ने मुझे ये चीज उस टाइम नहीं दी और बाद में दी। तो ऐसे कुछ प्रोसीजर है जो हमको यूज करने हैं जब बच्चा गलत करता है। तो ऐसे हम फॉर्मल वे के अंदर बच्चों से काम करवा सकते हैं। एक मेन पॉइंट और मुझे याद आया, एक संस्था का एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कि जब भी आपकी संस्था में शाम को इवनिंग प्रेयर होती है तो संस्था क्या करते हैं, वहां पर सारे बच्चों को बुलाते हैं, और बुलाकर वो जब प्रेयर सेशन खत्म होता है तो बच्चे खुद से अपनी बात शेयर करते हैं। वो उनको प्रमोट करते हैं कि आज दिन भर में आपने क्या गलत करा है, क्या आपसे गलती हुई है, प्लीज आप बताएं। तो बच्चा वहां पर बिना हिचकिचे, बिना डरे, दिन भर में जो भी गलती होती है वहां उस प्रेयर में हर इवनिंग के अंदर वो बताता है। और वहां पर
चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो, चाहे कोई सा भी स्टाफ हो, वहाँ पर बच्चों को वो डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है, या फिर कोई फॉर्मल वार्निंग नहीं देते हैं, लेकिन जस्ट उनको समझाइश दी जाती है कि आपने देखा ना कि आज से दिन भर में आपसे ये गलती हुई, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चा खुद से वहां पर बोले कि ये मेरी गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि ये मैं गलती ना करूं। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चे को हम उसकी गलती सुधारे, बजाय कि मारना धमकाना ये चीज करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सेम चीज ये बताता है, कोड ऑफ कंडक्ट में सेक्शन 82 बताता है कि यदि कोई एम्प्लॉय अगर ऐसी चीजें करता हुआ पाया जाता है तो उसको 10,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की सजा या दोनों चीज हो सकती है। ये हमको ध्यान में रखना है, और बिल्कुल भी ये आपके साथ चीज हो रही है, आपकी संस्था में हो रही है, छोटी से छोटी सी चीज अगर हो रही है, प्लीज आप उसको हाईलाइट करें, उसको छुपाए नहीं। और अगर 69 रूल हम देखें, तो ये कोई भी चीज ऐसा जैसा 82 के अंदर लिखा है वो कुछ भी बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ हम बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चा अभी नासमझ है, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं है कि गुटखा खाने के क्या नुकसान है, बीड़ी पीने के क्या नुकसान है। वो सिर्फ आपको इमिटेट करके देख कर, दुनिया में जो चल रहा है ना उसको देख कर वो यूज कर रहा है, और शायद वो उसका एडिक्टेड भी होता जा रहा है। तो प्लीज इस बात को समझना है कि वो बच्चा मासूम है, नासमझ है, तो उसको कैसे डील किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो कोड ऑफ कंडक्ट के कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हमको संस्था के अंदर यूज करना चाहिए, वो हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात है, यहाँ पर लिखा है कि बच्चा अपनी बात, अपना ओपिनियन चिल्ड्रन कमेटी में और संस्था के सामने रखे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये समस्या जा रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम जा रहा है, तो वो अपनी बात सबसे पहले फ्रीली कह सके। ऐसा आपको कंफर्ट जोन में बच्चे को लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कोई भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो सबसे अलग है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है या ये चली चीजें की जा रही है। तो इस बात का हमको स्पेसिफिक ध्यान रखने की जरूरत है। एंड ऐसी हमको पॉलिसीज बनानी है, जैसे वनिता ने बात करी थी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की, कि जब बच्चा जब मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट यूज कर रहा है तो क्या सेफ्टी मेजर्स हमारे पास होने चाहिए, स्टाफ वहां पर होना चाहिए। स्टाफ वहां से नहीं हिल सकता, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको किसी ने कुछ गलत चीज बताई है तो बच्चे गलत चीज बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उस पर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या है इसके अंदर। तो अगर आप जब मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैब सेटअप ऐसा आप बच्चा यूज कर रहा है, तो प्लीज इंश्योर करें कि आपका स्टाफ अटेंटिव तरीके से वहां रहे, वो बच्चा स्टाफ आपका, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो गलत जगह जाने से, फोनोग्राफी होगी, गलत साइड जाने से बचे। और एक वे भी है, क्योंकि हमने ऊपर ये चीज कही थी कि क्या इन सब चीजों को रेस्ट्रिक्ट करना हम सेफ्टी मानते हैं। तो ये आज भी हमारे पास अभी तक एक क्वेश्चन बना है कि ऐसी चीज है तो हम क्या कर सकते हैं। देन बहुत सारे ऐसे सेशंस है जो आप कंडक्ट कर सकते हैं। अडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम हो गया, या फिर चाइल्ड सेफ्टी सेशंस हो गए। ऐसे आपको टाइमली बच्चों के साथ ओपनली सेशंस लेने पड़ेंगे बच्चों के साथ, ताकि बच्चे आपसे घुल मिलकर अपनी बात शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। इसमें मैं आपको जोर देना चाहूंगा एज की एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम में, कि जब आप वो सेशंस बच्चों के साथ लेते हैं तो प्लीज ये कहीं कंपलसरी नहीं है कि लेना है, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस हम आपको बता रहे हैं कि जब बच्चा टीनेज होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, तो वो ओपनली आपको बताने पड़ेंगे, बिना झिझक के, बिना शर्माए आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। तो अगर आप ही इन चीजों से शर्माएंगे तो बच्चा अपनी बात कैसे रख सकता है कि मेरे बदलाव आ रहा हूँ, मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, मैं कैसे अपनी बात शेयर करूँ। तो प्लीज आपको बच्चे को कंफर्ट जोन में लाकर ये चीजें वहां पर बतानी होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या मनीता, मनीता आप म्यूट पर हैं। यस, सही कहा प्रांशु आपने। इसमें थोड़ा सा ऐड करते हुए बोलना चाहूंगी कि बच्चे के जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी आपको बिना बच्चे से पूछे नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये प्रैक्टिस सिखाओगे तो बच्चा भी जो भी चीज कर रहा है, जो भी चीज ले रहा है, वो
आपके परमिशन के अंडर लेगा, आपके परमिशन के अंडर करेगा। अभी C5 की तरफ जाते हैं। C5 है चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम कैसे चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट CCI के अंदर बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट किससे बनता है? चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्पेस शुड बी वेल लाइटेड एंड वेल वेंटिलेटेड। तो चाहे CCI का जो भी प्रीमाइसेस है, जो भी रूम्स है, लाइब्रेरी हो या डाइनिंग हॉल हो या डॉर्मेटरी हो या रिक्रिएशनल रूम हो, जो भी बच्चा एक्सेस करता है वो एरिया प्रॉपरली वेल लाइटेड और वेल वेंटिलेटेड होना जरूरी है। अगर वहां पे वेल लाइट्स उजाला सही तरीके से नहीं है, वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं है, तो कोई भी घटना घट सकती है, चाइल्ड रिस्क में आ सकते हैं। और लार्ज विजिबिलिटी पोस्टर्स, मतलब जो बुली से रिलेटेड एंटी बुली पॉलिसीज है, चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड है, अब्यूज से रिलेटेड है, ऐसे पोस्टर्स है, इसकी विजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने चाहिए ताकि उनको इजीली हम देख सके, इजीली समझ सके, इजीली पढ़ सके। हेल्पलाइन नंबर्स जो है 1098 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है, इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे हेल्पलाइन नंबर्स है, उनको भी प्रॉपरली डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है। और जो भी CPP के अंडर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है, उनको भी प्रॉपरली डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे और स्टाफ उनको बार बार देखें, बार बार पढ़े और वो चीज के सेंसिटिवनेस को समझ सके। ऑल प्लेसेस विद इन CCA एक्सेस टू चिल्ड्रन शुड हैव नेसेसरी सेफगार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। तो जो भी एरिया बच्चा एक्सेस कर रहा है, बच्चे एक्सेस कर रहे हैं, वो एरिया में प्रॉपर सेफगार्ड और प्रिकॉशन मेजर्स होने चाहिए। जैसे कि दूसरे पॉइंट्स में हम जाके फिर आगे थोड़ा एलाबोरेट करती हूँ मैं। CCI में जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस मैकेनिज्म है, जैसे कि फायर सेफ्टी है, तो जो फायर एवेक्यूएशन सिस्टम है वो प्रॉपरली सही जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए, एक्सेसिबल एरियाज पे प्लेस्ड होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी अचानक से आग लग जाता है तो हम फायर एक्सटिंग्विश कर सके और फायर को बुझा सके तुरंत। सिलेंडर्स वगैरह में आग लगती है तो, या तो फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए कहीं वायर शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, कहीं वायर में करंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसी चीजों को भी तुरंत एड्रेस करना बहुत जरूरी है। डिजास्टर रिलेटेड जो रिस्पॉन्स होते हैं कि अगर मानसून में फ्लड होता है CCI के आसपास, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, CCI के अंदर क्या ऐसे एलिमेंट्स, क्या चीजें होनी चाहिए जो कि हम, अगर हमारे CCI तक भी वो फ्लड आता है तो हम उससे कैसे आगे बच सके, हम अपने आप को कैसे सेफ रख सके, ऐसे मैकेनिज्म्स होने चाहिए। इंसेक्ट्स बाइट्स के भी मैकेनिज्म्स होने चाहिए। किसी को अगर कोई पॉइजनस इंसेक्ट ने काटा तो उसके लिए क्या इमरजेंसी सर्विसेज है, स्नेक ने काटा, या पेस्ट कंट्रोल, CCI के अंदर पेस्ट कंट्रोल कितने स्पैन ऑफ टाइम में होता है, पीरियडिकली होता है कि नहीं, ऐसी चीजों के चेकलिस्ट होने बहुत जरूरी है। और ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज को अवेल करना बहुत जरूरी है, इनको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो एनवायरनमेंट जो बच्चा एक्सेस करता हो वो सेफ और प्रिवेंटिव एनवायरनमेंट हो। और CCTV जो CCI के अंदर CCTV इंस्टॉलेशन किया हुआ है वो या करना है, तो वो इंस्टॉलेशन ऐसे लोकेशंस पे होने चाहिए जो कि क्रिटिकल लोकेशंस को कवर करता हो, क्रिटिकल प्लेसेस को कवर करता हो। और जो CCI है वो एक जेल या लॉकअप जैसा नहीं दिखना चाहिए कि हमेशा उसके ग्रिल्स बंद है, ताला बंद है, बच्चे आ जा नहीं सकते, वैसा तरीके का जो लॉकिंग सिस्टम है वैसा नहीं होना चाहिए। और CCI में वेल इक्विप्ड फर्स्ट एड किट होना चाहिए। वेल इक्विप्ड फर्स्ट एड किट का मतलब ये होता है कि जो बेसिक मेडिसिन होते हैं, जो कॉमन मेडिसिन होते हैं, वो तो वो
फर्स्ट एड किट के अंदर होना ही है। उसके साथ साथ वो मेडिसिन का एक प्रॉपर लिस्ट होना जरूरी है, और वो लिस्ट के साथ साथ उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और उसको हर मंथ रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, और जो एक्सपायर हुए मेडिसिन है उनको डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी है। और वही फर्स्ट एड किट के अंदर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी होने चाहिए, क्योंकि आधे रात में अगर बच्चे को इमरजेंसी आ गया, मेडिकल नीड है, तो हमको एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करना होगा, डॉक्टर हॉस्पिटल्स को कॉल करने होंगे। तो हर बार जिसके पास ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो बच्चे के साथ नहीं रह के कोई और भी इंसान रह सकता है जो कि न्यूली ज्वाइन किया है, जिसके पास ये सब नंबर्स, जो लोकेशन के, जो आजू बाजू के एक्सेसिबल एरियाज के जो एम्बुलेंस के नंबर है, हॉस्पिटल्स के नंबर है, वो नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए भी ये जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर का जो पेपर शीट है वो भी उसके अंदर होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बारे में रूल 29 से लेके 31 तक ये बोलता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉर्मेटरी हो गया, बच्चे का खुद का अपना पर्सनल बेड होना चाहिए, बेड वो हो गया, और सीसीटीवी का सर्विलियंस हो गया, और डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, रिक्रिएशनल रूम्स, टॉयलेट, बाथरूम्स की बात की गई है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, जो कि आप जाके रेफर करके पढ़ सकते हैं क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। बेडिंग किट, क्लोथिंग, टॉयलेटरीज और अदर आर्टिकल्स के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है ये रूल के अंदर। और सैनिटेशन और हाइजीन के क्या क्या मैकेनिज्म्स है, और कैसे बच्चा ये चीज को एक्सेस करता है उसके बारे में, या कैसे ये चीज को बच्चों को अवेलेबल करके देना है, उसके बारे में भी रूल 21 to 31 बताता है, 29 to 31 बताता है, सॉरी। रूल 67 सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बात करता है। जब भी हम कोई भी सिक्योरिटी पर्सन को हायर कर रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है, उसका भी एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, और उसके साथ साथ वो जो प्रीमाइसेस में कहाँ तक वो सिक्योरिटी पर्सन को ऑथराइज है जाने के लिए, ये भी वो गाइडलाइन के अंदर लिखी गई है। और प्रोटोकॉल है कि इमरजेंसी सर्विसेज को कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को सेट करना है, कैसे इमरजेंसी सर्विसेज को सेट करना है, जो कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया। और ये प्रैक्टिस को एकदम एक्टिव कैसे रखना है, एक ड्रिलिंग प्रैक्टिस कैसे बनाना है, ये इसके बारे में भी ये रूल बताता है। और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के जो भी गाइडलाइंस है, ये रूल 67 उसको भी बताता है, जो आप जाके रेफर करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू सो मच मनीता। तो अभी भी वो क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में आपसे बताया था, पूछा था कि एक चाइल्ड सेफ्टी जो इंडिकेटर्स है वो क्या क्या होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि मोबाइल फोन नहीं देना, या फिर बच्चे को बाहर जाना अलाउ नहीं करना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए? तो ये अभी भी क्वेश्चन बने हुए हैं, और मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, अगर ये प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। प्लीज हमको बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम हमारे घर के बच्चों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते तो वो संस्था के बच्चे हैं और वो हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि वो उनका घर है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही बच्चे हुए। तो प्लीज ये हमको इंश्योर करना होगा कि सारी फैसिलिटी बच्चों को मिले। आप मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट यूज करने को दे, लेकिन क्या उसकी पॉलिसीज होनी चाहिए, बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो प्लीज आप इसको फॉलो करें। जो ये 5 C's है जो मैं दोबारा आपको एक बार कंक्लूड करके बताना चाहूंगा कि ये आपको हेल्प कर सकता है एक चाइल्ड सेफ्टी सीसीआई बनाने के लिए। एक बेस्ट प्रैक्टिस आप यूज कर सकते हैं, एक बेटर सीसीआई आप बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस 5 ही पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करी है। तो पहला मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि पहला है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। वो रूल्स, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं जो संस्था में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होगा।
वो आप लोकल लैंग्वेज में बनाएंगे और जैसा हम लोगों को लगता है वैसे बनाएंगे। कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बननी चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना है। दूसरा, हमको चिल्ड्रन कमेटी को स्ट्रेंथन करना है। प्लीज, आप सबके चिल्ड्रन कमेटी संस्था में आपकी बनी होगी, प्लीज इसको एज अ पेपर वर्क की तरह ना ले, सिर्फ वो बन रही है चल रही है ऐसा ना करे। नीचे लिंक दिया गया है, प्लीज उस लिंक में आप जाके देखिए कि कैसे हम चिल्ड्रन कमेटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ चिल्ड्रन कमेटी हमारे काम आ सकती है। इस बारे में आप प्लीज उस लिंक को रेफर करके चेक कर सकते हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्स था, प्लीज इसके ऊपर भी हमको काम करने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्स डालता है तो उसको डांटना या धमकाना नहीं है, घर है उसका, संस्था उसकी घर है, तो बच्चे को हक है अपनी बात कहने का। तो प्लीज इस बात को आप समझे कि अगर वो बात कोई रख रहा है अपने सामने तो उसको अदरवाइज ना लेके उसकी बात का वेलकम करें और फिर इसके ऊपर चर्चा करें। कोड ऑफ कंडक्ट 4C के ऊपर हमने बात करी थी कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए एक संस्था में, एक आपसी संस्था के लोगों के साथ या संस्था का बच्चे के साथ, एम्प्लॉय का बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और पांचवा, एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है हमारी संस्था के अंदर, क्योंकि वो बच्चे का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो घर है बच्चे का, तो उसको फील होना चाहिए कि मैं यहाँ के खुश हूँ। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी कंडीशन तो पहले ही अच्छी थी, एटलीस्ट फ्री तो था मैं जिस भी कंडीशन में था, मुझे ऐसे जेल और लॉकअप टाइप में तो नहीं रहना है ना, या फिर मुझे अपनी बात कहने का भी राइट नहीं है, ऐसा उसको फील नहीं होना चाहिए। पूरा चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ 5 C's है जो आप हमने जब डिस्कस करे थे तो निकाले थे कि वो हेल्प कर सकते हैं एक चाइल्ड सेफ्टी एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। मनीता, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जरूर प्रांशु, जैसे कि प्रांशु ने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी चिल्ड्रंस कमेटी का स्ट्रेंथन, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। चिल्ड्रन कमेटी को कैसे स्ट्रेंथन करना, कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स का एक्टिव होना, और कोड ऑफ कंडक्ट को सबको फॉलो करना, और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। क्योंकि जैसे प्रांशु ने बताया कि बच्चे का चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन घर है, और वो वही घर में उसके परिवार के साथ रहता है, और वहां पे रहने वाले सारे मेंबर्स हम एक परिवार है, और बच्चे का परिवार यही है। तो बच्चों को, जहाँ पे बच्चों का प्रॉपर अपब्रिंगिंग होगा, जहाँ पे बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप होगा, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो अपना डिसीजंस बनाना सीखेगा, डिसीजंस लेना सीखेगा, और अपने बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस। थैंक यू मनीता, थैंक यू प्रांशु। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था। आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स अग्री करेंगे। एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था और एक कोट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इज टू एम्पावर देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो ये एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग बच्चों को, अपने CCI में बच्चे हमारे रहते हैं, उनको कैसे हम एम्पावर कर सके, उनको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सके, ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सके, ना कि दूसरे पर डिपेंडेंट हो। आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज हमारी ये 5 C's से वो काफ़ी अच्छे से मुझे लगता है निकल के आया है। कुछ सवाल हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स बॉक्स में। तो मैं चाहूँगा कि प्रांशु और मनीता, मैं एक एक करके सवाल मैं आपको बोलता हूँ और आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो प्रांशु, पहला सवाल जो मेहदिया रिजवी पूछ रही हैं वो ये है कि यदि कोई वोटिंग प्रक्रिया नहीं है तो बच्चों का चयन के लिए मापदंड क्या होना चाहिए? If an institution is not going for the voting process, I think ये चिल्ड्रंस कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो what should be the criteria of selection of children's committee? तो सर, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा
कि अगर आपके पास कोई वोटिंग प्रोसेस नहीं तो पहला प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट सेलेक्ट करें। अब सिलेक्शन के लिए भी ये प्रोसेस आता है कि हम किन किन बातों को ले। तो आप में उन संस्था में बच्चों को पहले देखना रहेगा कि कौन कौन से बच्चे में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को अनफॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन में नहीं रह रहा है, तो मेरा ये सजेशन है कि हम उसी को वो काम दे कि आप डिसिप्लिन मिनिस्टर बने। आप उसको सजेस्ट करें कि आप उसको सिलेक्शन कर दें कि आपको डिसिप्लिन मिनिस्टर बनना है, और आप ही सारे बच्चे को टाइम पे हर चीज कराने के लिए करें। तो उस बच्चे को लगेगा कि अब ये तो मेरे को ही करने को बोल दिया है। तो इसके अंदर क्या होगा, फिर वो खुद से करने की कोशिश करेगा। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उसमें हमको बार बार बच्चों को मोटिवेट करना रहेगा, बार बार उसको गाइडेंस देनी पड़ेगी। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपके जो इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं उस तरीके से आप बच्चे को चयन कर सकते हैं इस टाइप के अंदर। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मतलब इसमें कोई आई मीन डिफाइंड प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन कुछ आप इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं। शायद उसमें आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंक्लूड करें, तो ताकि कोई बच्चा एक्सक्लूडेड फील ना करे। शायद उस तरीके से आप कुछ सोच सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आकांक्षा ने पूछा है ये सवाल। ये सवाल है, हाउ डू वी यूनिवर्सली डिफाइन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इन ऑल सिचुएशंस एंड केसेस। तो जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड कहते हैं, तो उसको डिफाइन कैसे किया जाए, वो सवाल है। क्या आप में से कोई लेना चाहेगा इसको? प्रांशु, मनिका। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि उस समय पे जो स्पेसिफिक समय है, उस समय पे वो बच्चे का इमीडिएट नीड क्या है। इमीडिएट नीड के साथ साथ उसको सबसे पहले वो इमीडिएट नीड को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम वो इमीडिएट नीड को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आगे के जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे वो क्वेश्चंस को एड्रेस हम प्रॉपरली कभी नहीं कर पाएंगे, या आगे के जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन बच्चे के साथ का जो भी माहौल को एड्रेस करना है, बच्चे को डेवलप करना है, वो नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा भूखा है और हम उसको पढ़ने बोलेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है। बच्चा भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाना जरूरी है। अगर बच्चा डर रहा है तो उसको कंफर्टेबल फील करवाना जरूरी है। अगर बच्चा सिक है तो उसको मेडिकल एक्सेस देना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। थैंक यू मनीता। आई थिंक ये जो टर्म आपने यूज किया है आकांक्षा, यूनिवर्सल, तो बेस्ट इंटरेस्ट मुझे लगता नहीं, इन माय ओपिनियन यूनिवर्सल वो नहीं हो सकता है। बेस्ट इंटरेस्ट आपको हर एक चाइल्ड के सिचुएशन पे उसके सर्कमस्टांसेस को लेके ही देखना पड़ेगा। तो यूनिवर्सली आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी सेड टू बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। तो आपको हर एक बच्चे के सिचुएशन को लेके, जो बच्चे जे सिस्टम में आते हैं, हमारे जुवेनाइल जैसे सिस्टम में आते हैं, हर एक बच्चे का यूनिक सर्कमस्टांस होता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट we go by a case to case approach and not apply a universal approach to that. Okay, so अगला सवाल ये है, आई थिंक मेहदिया का ही एक और सवाल है। वो सवाल ये, और मैं ऑडियंस से मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके और कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर बॉक्स में डालें। हम लोग अभी लेंगे क्वेश्चंस। तो ये सवाल ये है कि एट द टाइम अ चाइल्ड एंटर्स द इंस्टीट्यूशन एंड स्टेज इनिशियली फॉर अबाउट 10 to 15 days, what are the primary indicators to ensure child friendly environment for the child? तो अगर मतलब ये सवाल ऐसा है कि अगर कोई बच्चा आता है जो सीसीआई में बहुत कम दिनों के लिए आता है, 10 से 15 दिनों के लिए आता है, तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आपको लगता है उस बच्चे के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सकता है सीसीआई में? सो जैसे मनीता ने कहा था कि अगर बच्चा 10 या 15 दिन के लिए आ रहा है तो उसकी नीड बेसिस पर हमको काम करने की जरूरत है। अगर बच्चा डरा हुआ है
तो हमको उसको कंफर्ट जोन में लाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा भूखा है तो हमको उसको खाना खिलाने की ज़रूरत है। तो 10 से 15 दिन के लिए जो बच्चा आ रहा है, किस केस के अंदर बच्चा आया वो हमको एक बार देखना रहेगा। क्या-क्या चीज़ें उसके सामने दिख रही है वो देखना रहेगा। और जो-जो जो-जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, उसके ऊपर आपको तुरंत काम करना चाहिए। अगर आप उस पे तुरंत काम करेंगे, तो वो बच्चे के लिए चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा। अगर बच्चा भूखा है, आप टाइम पे खाना दे रहे हैं, तो बच्चे को लगेगा हाँ, ये मेरी हेल्प के लिए है। बच्चा डरा हुआ है, आप उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उसको केयर दे रहे हैं, तो बच्चे को वो लगेगा कि ये मेरे लिए है। तो ऐसा एक वे हो सकता है कि उसकी नीड बेसिस पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमने देखी और तुरंत उस 10-15 दिन में हमने उस पे क्या काम कर सकते हैं। शायद मिसिंग है, उसके पेरेंट्स को ढूँढा हमने, मम्मी-पापा से बात कराई, ये एक पॉइंट हो गया। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर्स नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे आपके पास पॉइंट्स आते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको उसके ऊपर काम करना रहेगा और तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स करना रहेगा। तो ये आपके खुद के ही इंडिकेटर्स बनते चले जाएँगे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। बिल्कुल, वेरी वेल सेड प्रांशु, थैंक यू फॉर दैट। एक अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा जो किरण ने पूछा है। किरण ये कहती है कि जेजे एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट इज स्टिल विजिबल इन अ सीसीआई। सीसीआई में अभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता है बच्चों को, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? ओके किरण, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमने हमारे प्रेजेंटेशन में भी चर्चा किया कि जो स्टाफ हम लोग रिक्रूट करते हैं या जो स्टाफ सीसीआई में बच्चे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होके काम कर रहे हैं, वो स्टाफ भी वेल ओरिएंटेड नहीं होते। उनकी ही खुद की कैपेसिटी उस तरीके से बिल्डअप किया हुआ नहीं होता। उनको ही खुद को पता नहीं है कि क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है, क्या लॉज है जिनको हमको फॉलो करना है बच्चों के साथ काम करते हुए। ये ऐसे कारणों की वजह से जो जिसमें वो पर्सन अवेयर नहीं है और बच्चा खुद को भी बहुत सारे उसके अधिकारों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। बच्चा जानता नहीं है कि उसके अधिकार, बेसिक अधिकार क्या है, कैसे उसको यूज करना है। ये कारणों की वजह से भी फिर वो ऐसे पनिशमेंट को सह लेता है क्योंकि समझ नहीं पाता वो। ये चीजें हो सकती है, इसकी वजह से भी ये कॉर्पोरल पनिशमेंट अभी तक सीसीआई में है। और इसको रोकने के लिए हमको हमारे स्टाफ्स को, हमारे जो ड्यूटी बेयरर्स है, उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, उनको प्रॉपर ओरिएंट करना बहुत जरूरी है। चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो भी गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स है, जो भी लॉज राइट्स है, उसके बारे में समय समय पे जानकारी देना बहुत जरूरी है। थैंक यू मनीता। बिल्कुल, आई मीन जब तक एज एन आउटसाइडर हमें सीसीआई के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता शायद इतना ना पता चले। मतलब अगर हम में से कोई ऐसे लोग हैं जो सीसीआई के साथ काम करते हैं, तो शायद हमें जाके वो इंडिकेटर्स की जो बात करी थी हमने, वो इंडिकेटर्स देख के पता चले कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर सीसीआई के अंदर के स्टाफ और बच्चे दोनों एम्पावर हो, दोनों को नॉलेज हो चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, तो आई एम श्योर ऐसी ऐसी घटनाएं कम होंगी, कम देखने को मिलेंगी। तो ओके, आगे किरण का एक और सवाल है किरण, लेकिन वो आप जो कह रहे हैं कि रिसोर्स मैनुअल फॉर रेफरेंस इन मैनेजिंग अ प्रॉपर सीसीआई फॉलोइंग सीपीपी, आई मीन अभी फिलहाल आई डोंट थिंक, आई मीन मनीता और प्रांशु को आई एम नॉट श्योर, बट मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा कोई ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट जो मिले। लेकिन आई वुड से कि जेजे रूल्स ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर आप ऊपर से नीचे तक अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें एज फार एज पॉसिबल सीसीआई को उसके हिसाब से चलाने का, तो उधर ही बहुत सारे इश्यूज एड्रेस हो जाएंगी।
एक सवाल है जो सुधीर जी, सवाल नहीं है एग्जैक्टली, वो ये बोल रहे हैं कि संभव हो तो ऐसे प्रयास का डेमो भी बनाया जाना चाहिए। तो शायद हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में कुछ डेमो वीडियोस, या फिर हमारे सीसीआईज में, हम कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन जिन सीसीआईज में काम करती है वहाँ पे ये प्रैक्टिसेस कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, शायद हम उसके कुछ वीडियोस बना सकते हैं। एक अनोनिमस अटेंडी ने सवाल पूछा है कि व्हाट अबाउट द बजट फॉर सेटिंग अप ऑल दीज थिंग्स इन अ सीसीआई। आई मीन दैट, आई थिंक वो तो आई मीन दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो डिस्कशन एक अलग ही चर्चा हो सकती है उसके बारे में कि सीसीआई कहाँ से फंड्स रेज करे। आई थिंक we would not like to go towards that direction at present. वो कोई और किसी और सेशन में बात किया जा सकता है। फाइनली दीपेश चौक से ये पूछ रहे हैं कि प्लीज शेयर एनी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय यू एट एनी सीसीआई। तो प्रांशु, मनीता, क्या आप कोई ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक वी कैन क्लोज विद दैट। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। को-एडेड होम है और 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, और वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, या प्रेयर या खाना खाने के लिए भी बच्चे बैठते हैं, तो वहाँ पे मतलब मैंने हमेशा ये चीज़ देखा है कि बच्चे जो भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो लड़कियों के लिए अलग से और लड़कों के लिए अलग से ऐसा नहीं। वहाँ पे को-एडेड होम में वो बच्चों को साथ में बिठाया जाता है और साथ में वो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। खाने के डाइनिंग हॉल में भी बच्चे साथ में बैठते हैं, भले ही लाइन से बैठते हैं क्योंकि वो एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ गर्ल्स एंड बॉयज साथ में बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉयज पहले खाएंगे, बॉयज आके पहले बैठेंगे डाइनिंग हॉल में, पहले खाएंगे, और गर्ल्स, वैसा प्रैक्टिस नहीं है। मुझे लगता है ये बेस्ट प्रैक्टिस है जहाँ पे दोनों जेंडर कंफर्टेबल हो रहे हैं, और जो भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, यहाँ पे ऐसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि डांस करेंगे तो लड़कियां ही करेंगी और स्पीच बोलेंगे तो लड़के ही बोलेंगे। ऐसा नहीं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो लड़के ही पार्टिसिपेट करेंगे या लड़कियां ने, वो लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मुझे लगता है ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। प्रांशु, आप कोई शेयर करना चाहेंगे कोई प्रैक्टिस? या राइट, ऐसे अगर आप बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो बात करी है, तो ऐसे बहुत सारे सेशंस हैं जो हम बच्चों के साथ कंडक्ट करते हैं, चाहे वो एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम के हो, चाहे वो चाइल्ड सेफ्टी को लेकर हो, चाहे वो लाइफ स्किल को लेकर हो। तो वहाँ पर हम हर सीसीआई के अंदर ये सेशन कंडक्ट करके उनको मोटिवेट करते हैं। चिल्ड्रन कमेटी की मीटिंग्स हम खुद लेते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी मुद्दे वहाँ पर रखें, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है आप शेयर करें, और उसकी हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग जब तक हो उससे पहले पहले वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सीसीआई के स्टाफ के साथ और बच्चों के साथ मिलकर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। और जितने भी सेशंस की मैंने आपसे बात करी है, चाहे वो एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम के हो या फिर चाइल्ड सेफ्टी को लेकर हो, वो बच्चों को एम्पावर करने की हम कोशिश करते हैं, एक प्रैक्टिस हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि बच्चे, जैसे आपने वो सेंटेंस कहा था, ताकि बच्चे खुद से खुद की मदद कर सके वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे खुद अपने आप को इतने मजबूत कर ले कि वो खुद से अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तो ऐसे हम कोशिश हमारी चल रही है अभी। थैंक यू प्रांशु, थैंक यू मनीता, एक बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में बहुत आई मीन जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया वो आपके लिए यूजफुल होगा। कोई आपका अगर फीडबैक हो तो डेफिनेटली हमें इस नीचे दिए गए मेल आईडी पर ईमेल करें, और हम आशा करते हैं कि आगे हम ऐसे जो मास्टर क्लासेस कंडक्ट करें उस पर भी आप ज्वाइन करेंगे और आपके लिए वो यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।